हर्ष, आज क्या सिचुएशन है बेटे? हाँ बताइए मेरे को, पढ़ा जो मैंने पढ़ने को बोला था? कोई डाउट? ओके, चलिए फिर मुझे कुछ डाउट है, जरा सा बताइए। ठीक है, अपन जो कर रहे थे दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू बॉन्ड। बॉन्ड की बातें कर रहे थे ना अपन। आई हैव अ डाउट, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट। देखिए कैसा डाउट है। NaOH HCl के साथ रिएक्ट करता है, ये आप पढ़ते हैं। NaCl बन जाता है और वाटर बन जाता है, राइट। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, आप कहते हैं NaOH, इसमें आयनिक बॉन्ड है, HCl इसमें भी आयनिक बॉन्ड है, सेम सिचुएशन है, राइट। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? द बॉन्ड that is formed after transfer of electron from one atom to the another। यही पढ़ते हैं, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब ये दोनों कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड है, NaCl में कैसा बॉन्ड होगा? सर्टेनली इसमें भी आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ जो मैं नेचर वाली बात कह रहा हूं वो नेचर वाली बात समझने वाली है। NaCl में भी आयनिक बॉन्ड होगा। अगर हम बॉन्ड नॉर्मल वे में देखें, आपने NaOH दिया था तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सोडियम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। आपने HCl लिया था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम के पास चला गया, राइट। यानी आयनिक स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है Na प्लस, OH माइनस, H प्लस और Cl माइनस, ये चार दिखाई दे, राइट। अब जो सिचुएशन है वो क्या है कि सोडियम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया था, ठीक है। फिर सोडियम और क्लोराइड, इसके बीच में बॉन्ड कैसे बन गया? हाउ दैट कैन बी पॉसिबल? अगर हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं एग्जैक्टली तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो एक बॉन्ड जो बना हुआ था आयनिक बॉन्ड, वो दूसरे इस तरह के बॉन्ड में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में NaOH लिया, उसमें HCl मिलाया, तो जो सोडियम आयन था उसने देखा ओ क्लोराइड आयन आ गए, चलो यार दोस्ती करते हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन ने देखा ओ ऑक्सीजन आ गया, चलो दोस्ती करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल, बताएंगे हर्ष? यहाँ कुछ तो ऐसी चीज है जो हम परसेप्शन से अलग सोच रहे हैं, हमें अलग दिखाई दे रही है, वो क्या चीज? यस, ऑनेस्टली नहीं पता।
चलिए कोई बात, मैं बताता हूं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन स्पेसिफिक, नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड जो होता है नॉन स्पेसिफिक, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड है नॉन स्पेसिफिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एटम्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करता। नॉन डायरेक्शनल है, यानी किसी भी तरफ से बन सकता है। राइट? हम जरा सा इस सिचुएशन को देखते हैं एटॉमिक स्टेट में। देखिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सोडियम का एटम, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन है इसका। जो सोडियम की न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इस तरीके से फैली हुई हैं। ये फैली हुई है न्यूक्लियर फोर्स। राइट? जब सोडियम एटम से सोडियम आयन बनेगा तो क्या सिचुएशन होगी? जब सोडियम एटम से सोडियम आयन बनेगा तो ये ऑर्बिट हट जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। राइट? ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर फोर्स पर क्या कोई डिफरेंस आएगा? ये न्यूक्लियर फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये तो वैसी की वैसी है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहां तक सीमित रह गया, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स पूरी फैली हुई है। अब इसी तरीके से हम सपोज करिए क्लोराइड आयन को भी देख लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लोराइड आयन है। जो पहले क्लोरीन एटम था, पहले ये सिचुएशन थी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8 थे और यहाँ 7 थे। एक इलेक्ट्रॉन और आया तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट? अब यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स की क्या सिचुएशन है? न्यूक्लियर फोर्स लगभग ऐसे फैली हुई है। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 7+1 हो गया, तो लगभग ऐसे फैली हुई है। यानी बीइंग अ पर्सन, जब आप इसको एनालाइज करते हो तो आपको दिखाई देता है, ये सपोज आप हो, तो आपको दिखाई देता है कि इधर जब आप किसी से मिलने जाते हो या यहाँ एटम को देखने जाते हो तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर फोर्स दिखाई देती है शुरुआत में, और फिर इलेक्ट्रॉन यहां से दिखाई देने स्टार्ट। जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ पे जब आप देखने जाते हो तो पहले इलेक्ट्रॉनिक फोर्स दिखाई देती है, ठीक है, यानी इधर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, इसीलिए एनायन बोला हमने इसको, और इधर पॉजिटिव चार्ज दिखाई। अब आप ध्यान से देखिए इस सिचुएशन में, क्या ये एक दूसरे को पहचान रहे हैं? एक बहुत सिंपल सी चीज है, हमने सीखा है पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मैंने आपको शब्द बोला नॉन स्पेसिफिक, नॉन डायरेक्शनल, ये वर्ड बोला मैंने। अब आप ध्यान से देखिए इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन में आपको बहुत क्लियर कट वे में दिखाई देगा कि जब कभी भी ये दोनों पास पास आएंगे
इनके बीच में वैसी ही नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी जैसे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होती हैं किसी एटम, जब कभी भी ये पास पास आए हमेशा ऐसा ही होगा, राइट। तो अगर हमने कहा नॉन स्पेसिफिक, दैट मीन्स ये जो एटम है जो अब आयन में कन्वर्ट हो गया है Na प्लस, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो निकल गया है। अब इस स्टेबल स्टेट में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी सरफेस पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो फैली हुई है, यानी पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है जो बाहर वाले एटम से इंटरेक्ट कर सकता है। और इसकी जो सरफेस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 2 8 7 था, अभी 2 8 8 हो गया। इसकी जो सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैले। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, या कैटायंस एनायंस आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये आपको क्लियर है। और ये एक दूसरे को पहचानते नहीं है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया नॉन स्पेसिफिक। दूसरा वर्ड यूज किया गया नॉन डायरेक्शनल। तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो लिखा हुआ है, वो इंटरप्रिटेशन हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। ये देखिए जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होना चाहिए। ये इक्वेशन लिखी है, रियल में अगर हम इसे आयनिक स्टेट में देखते हैं तो Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, this will give rise to Na plus Cl minus plus H plus OH minus। यानी जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो ये होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तो 4 आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एंड आउट ऑफ दीज 4 जो सॉल्यूशन है, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, ये देखिए ये चारों प्रेजेंट है। resultant solution will show the properties of these 2 ions। जो resultant solution है it will show the properties of only Na plus and Cl minus। it will not show the properties of H plus and OH minus because ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देते। तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो इंडिकेटिव डेफिनेशन है जिसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर रियल सेंस में इंडिकेट करता है किस चीज को, कैटायन और एनायन। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है कि कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको दिखाई दे रही हैं उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन। उसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज किया गया है कि एटम से कैटायन बनाया गया है। आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा गेन करेगा। तो एटम से कैटायन बनाया गया और दूसरे एटम से एनायन बनाया, राइट। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि आयनिक रिएक्शन है तो वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बहुत सारे सोडियम आयंस होंगे जो एनायंस से सराउंडेड हो, बहुत सारे एनायंस होंगे जो कैटायन से सराउंडेड होंगे। रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऐसा ही तो मिलेगा। अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बेटा ये बिल्कुल भी आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये सोडियम आयन ही होगा और इसके चारों तरफ ये क्लोराइड आयन ही होंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्लोराइड आयंस हो, उसके साथ OH माइनस आयंस भी हो, राइट। बट
क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। H+ और OH- तो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं अगर क्वांटिटी बराबर है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्वांटिटी मोर और लेस बराबर होगी, इनका डिसोसिएशन इक्वलाइज होगा। तो यहां पर हमारा इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक तो कैटायन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय मेनी एनायंस, और ये एनायंस कोई भी हो सकते हैं, इसीलिए ये शब्द यूज किया गया है नॉन स्पेसिफिक। कोई भी कैटायन किसी भी एनायन से घिरा हो सकता है, यानी यहां पर दोनों तरह के एनायंस होंगे, Cl- भी OH-। एग्जैक्ट उसी तरीके से कोई भी एनायन, सपोज Cl- है, इट कैन ऑल्सो बी सराउंडेड बाई H+ आयंस एंड Na+ आयंस। ये H+ आयंस और Na+ आयंस दोनों से सराउंडेड हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब आप आयनिक बॉन्ड को खास तौर पे ले रहे हो, तो क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक नॉन डायरेक्शनल होता है, तो वहां पर इस तरीके का इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी कैटायन किसी भी एनायन को अपने चारों तरफ सराउंड कर सकता है। ठीक है, क्लियर है हर्षवर्धन? अब समझ में आ गया बेटा? आगे चल सकते हैं? गुड। अब हम चलते हैं अगली चीज पर, एंड दैट इज जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें इसका उल्टा दिखाई देता है। कोवेलेंट बॉन्ड स्पेसिफिक भी होता है और डायरेक्शनल भी होता है। स्पेसिफिक मींस दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में ही बनेगा। डायरेक्शनल मींस वहां पर जो एटम का एक्सिस है उससे डायरेक्शन डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, दो कार्बन एटम्स हैं, ये दो कार्बन एटम्स हैं, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन एटम के एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे, वो उनकी ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करेगा। राइट, आपने ऑर्बिटल्स देखा है, तो ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, किस तरह की चीज बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ एक तो ये डिसाइडेड है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, वो कौन कौन से, कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, राइट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ये एकदम स्पेसिफिक। और दूसरा, डायरेक्शन डिसाइडेड है, कौन सी दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, ये डिसाइडेड है। राइट, अब इसी कोवेलेंट बॉन्ड में जब आप आगे चलते हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एमओटी। लेकिन एमओटी से पहले आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो किसी भी एटम के सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे होते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2 और 2p2। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब हम देखते हैं, खासतौर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को, तो ये 2s हो गया, और इधर जब हमने देखा तो इट इज सपोज 2px, 2py, 2pz। तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर जाता है। दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब जो मेरी समस्या है वो क्या है कि क्या इलेक्ट्रॉन को दिखाई दे रहा है कि उसे यहां से इधर जंप करना है या कुछ और हो रहा है? अगर हम सोचेंगे तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। एनर्जी अपने आप इक्वल कैसे होगी? हम एक तरफ एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं एंड दैट इज कार्बन एटम जब CH4 में दिखाई देता है तो इसके चारों बॉन्ड सेम होते हैं। चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मींस हम ऐसे करके बना देते हैं, सारे बॉन्ड सेम है। अगर ये सारे बॉन्ड सेम है तो किस तरह से सेम है जबकि एनर्जी 2s ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, 2p की और एनर्जी डिफरेंट है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी हमें दिखाया हुआ है, ये एनर्जी गैप है। 2s 2p की जो एनर्जी है दैट इज डिफरेंट, और हमने जो किया हुआ है दैट इज हमने एनर्जी गैप भी दिखाया हुआ है। उस लिहाज से होना ऐसा चाहिए था कि CH4 में कोई 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे और एक बॉन्ड अलग एनर्जी का होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। बट ये चारों बॉन्ड का एक जैसा होना हमें इंडिकेट करता है कि बॉन्ड बनते समय इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो गई। यानी जो हम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जंप करा रहे थे, हमें वास्तव में क्या कराना चाहिए था ये 4 ऑर्बिटल्स बनाना चाहिए था। ये चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इन 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के हिसाब से डाल देना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वर्जन। तो एटम के अंदर ऐसा माना गया कि जब कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है तो वो एटम अपनी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ almost equal energy to form same number of orbitals of exactly equal energy। यानी इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो लगभग इक्वल एनर्जी की हैं। जिन जिन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी गैप ज्यादा है उन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, जैसे 2s 2p के साथ मिक्स कर रहा है, टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रही हैं तो यहाँ 4 ऑर्बिटल्स बन रही हैं, और ये जो 4 ऑर्बिटल्स बन रही हैं ये एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी की हैं, और इन एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स को जो नाम दिया जाता है दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जो नाम दिया जाता है दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड वे में काम हुआ। इंस्टेड ऑफ हम सेइंग, हम ये कहें कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स किया और उसके बाद इनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। सपोज इसकी एनर्जी
80 कैलोरी है, और इन तीनों की 90 कैलोरी है। ठीक है, बहुत लेम सा एग्जाम्पल है। तो 80 प्लस 90 इंटू 3/4 हो गया। ये हर एक ऑर्बिटल की, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये किस वजह से आया? क्योंकि हम किसी भी एटम से जुड़े हुए जब कोवेलेंट बॉन्ड्स देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी डिफरेंसेस नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो 2s वाला जो बॉन्ड है ये अलग तरीके से दिखाई देता, और 2p वाले बॉन्ड्स अलग तरीके से दिखाई देते, क्योंकि ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो तो डिफरेंट है, राइट? बट हमें क्योंकि चारों बॉन्ड्स एक जैसे दिखाई देते हैं, दैट सिंपली मीन्स कि जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई तो जो शेप है वो भी अकॉर्डिंगली सिमिलर हो। ठीक है, फिर इस हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आता है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट? ये थियरी रियल सेंस में मॉलिक्यूल्स की शेप बनाने के लिए यूज की जाती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन या प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ ये बताती है कि एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल की शेप से अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो वो डेविएशन क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया की अगर हम बात करते हैं, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो सर्टेन सी बात है कि यहां पर जो शेप मॉलिक्यूल की होनी चाहिए वो टेट्राहीड्रल होनी चाहिए, बट शेप टेट्राहीड्रल ना हो करके पिरामिडल। तो ये जो डेविएशन है, ये जो चेंज है, ये चेंज रियल में अगर हम देखें तो VSEPR थियरी से बताया जाता है। ठीक है जी। अब जब हम इससे आगे चलते हैं तो हमें MOT मिलती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये थियरी किस पर बेस्ड है? ये थियरी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है, राइट? इस थियरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को हमने एज अ वेव कंसीडर किया था। इलेक्ट्रॉन इस तरीके की वेव है, ठीक है? तो इस थियरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड्स बनाते हैं, और क्योंकि हम उनकी वेव नेचर को देख रहे हैं, तो उनके अंदर दो तरह के इंटरफेरेंस हो सकते हैं। जो पहला इंटरफेरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको आप क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है वो क्या है? वेव कैसी दिखाई देगी? रिजल्टिंग वेव ऐसी दिखाई देगी। मींस क्योंकि सेम फेज में आपको वेव दिखाई दे रही है तो रिजल्टिंग वेव जुड़ जाएगी।
कंस्ट्रक्टिव पैटर्न दिखाई देगा, राइट। जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स बनेंगी ये किसमें बनेंगी? मॉलिक्यूल। यहां एटम है, एटम 1, ये है एटम 2, ये बन गया मॉलिक्यूल जो नीचे बना हुआ है। तो यहां जो सिचुएशन है दैट इज, जो वेव फंक्शन एटम 1 का है और जो वेव फंक्शन एटम 2 का है, ये जुड़ करके रिजल्टिंग वेव फंक्शन बना रहे हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। एज द रिजल्ट मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल दिखाई देगी उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या शॉर्ट में कहते हैं बीएमओ, और शॉर्ट में इसका एक दूसरा भी नाम है होमो, राइट। इसकी जो खास बात होगी वो क्या होगी कि इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी जो है इसकी है दैट विल बी लोअर देन आइदर ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसकी जो एनर्जी है वो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर होगी, ठीक। कौन सी ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिलकर के इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बना रही हैं, इसकी रिजल्टिंग एनर्जी इन दोनों से ही कम होगी। अब हम ये जानते हैं कि एनर्जी कहीं पर भी, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी चीज जो ज्यादा एनर्जी की होगी वो लेस स्टेबल होगी, कोई भी चीज जो कम एनर्जी की होगी वो मोर स्टेबल। दैट मीन्स हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बनी हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से किसी से भी ज्यादा स्टेबल हो। इसी बेसिस पर इसका ये दूसरा नाम हमने दिया है। होमो का मतलब है हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, राइट। मींस इसकी एनर्जी लोअर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं इट इज हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ठीक है। इसके अपोजिट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि ये एटम 1 है और ये एटम 2 है, ये एटम 2 का इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अपोजिट फेज में है। यहां 0 से पॉजिटिव पहले आ रहा है, यहां 0 से नेगेटिव पहले आ रहा है, अपोजिट फेज में है। तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऐसी दिखाई देती है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, राइट। तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस केस में क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। यानी यहां जो सिचुएशन है वो क्या है कि वेव फंक्शन ऑफ 1 इन डिफरेंस विद वेव फंक्शन ऑफ 2, इससे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक। यहां बॉन्डिंग बन रही थी, यहां एंटी बॉन्डिंग बन रही है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अस्ट्रिक्स से दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पे अस्ट्रिक्स लगा हुआ होगा यानी स्टार लगा होगा। और इसका जो दूसरा नाम है, एक तो नाम हो गया एएमओ और दूसरा नाम हो गया
ल्यूमो। अब यहां पे जो कंडीशन दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी कि इसकी जो एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी विल बी हायर, एनर्जी विल बी हायर देन either of atomic orbitals। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में सिंपल सी सिचुएशन होगी कि इलेक्ट्रॉन यहां जाना प्रेफर नहीं करेंगे, इसीलिए ल्यूमो नाम दिया गया, मींस लोली और अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कम जाते हैं या नहीं जाते। आप जब हुंड रूल के हिसाब से मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसीलिए पहले आप लिखते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। मींस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। ठीक है जी, तो ये बॉन्डिंग की समरी थी, राइट। यहां पे अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जैसे हम हमेशा लेते आए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मोल कंसेप्ट शुरू करके सॉलिड स्टेट पे चलेंगे। ठीक है जी।